नमस्कार, राजधानी तक में आपका स्वागत है। मैं लकी राजपूत आज फिर विधानसभा सागर में हूं, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे चुनाव के बारे में। इसके पहले इनने यहाँ पे एक चुनाव और लड़ा है नगर निगम का। तो शुरुआत करते हैं आपके नगर निगम के चुनाव से, क्योंकि पहला चुनाव था आपका वो। तो क्या अनुभव रहा और आगे अब ये आपका विधानसभा चुनाव किस तरीके से आप लड़ोगे? नगर निगम चुनाव का भाई साहब लकी भैया बहुत अच्छा अनुभव था। हम लोग जनता के बीच पहुंचते थे वार्डों में जब, लेकिन अच्छा अनुभव मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोगों का समर्थन बहुत हमें मिला। और एक बात और बताना चाहूंगी कि बहुत बुरा अनुभव ये था कि मैं सागर की बेटी हूँ। मैं बचपन यहाँ मेरा जन्म हुआ, मैं बचपन से एक एक गली जानती हूँ सागर की। जब हम लोग अंदर जाते थे तो देखते थे कि इतने वर्षों से जो गलियां हैं, लोगों का रहन सहन है, उनसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ आज तक। उसी तरह के गंदे वातावरण में नालियां भरी पड़ी हैं। बिजली लाइट के खंभे जरूर लग गए हैं लेकिन उनमें बिजली नहीं है। महिलाओं के लिए प्रसाधन की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात, महिलाएं जो सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, घर पहुंचती हैं, उनके लिए एक प्रसाधन का साधन नहीं है। बड़े बड़े स्मार्ट सिटी के नाम पे जो बजट आ रहा है उसमें सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है, लेकिन अंदर ना तो पानी है बल्कि वहां ताले लगे होते हैं। भाई साहब, सबसे बड़ी खराब बात यह है कि जाएं तो जाएं कहाँ, ताले लगे हुए होते हैं। बोलते हैं कि वो तो सुबह खुलते हैं 2 घंटे को, लेकिन ये जब आप नगर में आप ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का क्या काम होता है एक सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। आप लोगों को व्यवस्थाएं क्यों नहीं देते? तो इस तरह बहुत सारी हम लोग देखते थे कि वार्ड में महिलाएं दूर दूर तक पानी भरने जाती हैं। पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पाइपलाइन टूटी फूटी है और वो आज तक भी टूटी फूटी पड़ी हुई है। उसके बाद अभी 1.25 साल हो गया है, हम लोग निरंतर जनता के संपर्क में हैं। देखते हैं तो कोई भी ना, उनकी जो आज जो मेयर है श्रीमती संगीता सुशील तिवारी जी, वो उनसे पूछते हैं तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं उनको, कभी जनता के समक्ष पहुंचती ही नहीं है वो। तो पूरा शहर बिखरा हुआ है, कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता कि वो, ऐसा लगता 40 वर्ष पुराना वही गंदगी भरा शहर है। अंदर आउटस्कर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा सब कुछ कर देने से कुछ नहीं होता। पहले जनता की बेसिक जो नीड है, रोटी कपड़ा और मकान से उठ के उनका रहन सहन है, आप उनको जनता को स्मार्ट बनाइए ना। स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा स्मार्ट सिटी देती है, उसके लिए सफाई के लिए देती है। आप देखिए कहीं कोई काम नहीं हुआ है। आपके पति पूर्व विधायक भी रहे हैं देवरी से, और पुराना उनका इतिहास है राजनीति में। आपने कैसे सोचा और ये जो समस्याएं आप बताई, कैसे आया कि आप भी राजनीति में आओगे और ये समस्याओं का समाधान करोगे लोगों की? लकी भैया, मेरे तो ब्लड में राजनीति है। एक्चुअली बताऊं, मेरे जो ताऊ जी थे वो दमोह से जनता दल से खड़े होते थे, और मेरे जो भाई हैं जयंत मलैया जी, वो भारतीय जनता पार्टी से 35-40 वर्षों से हैं वहाँ। और तो मेरा पूरा राजनीति का संबंध बचपन से ही है, आप समझिए। और जब ब्याह करके मैं यहाँ आई, इस परिवार में आई, तो मेरे पति NSUI में थे और उसके तुरंत बाद ही उनको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। तो हम लोगों का ऐसा बदलाव हुआ। और वो टिकट किनको मिला? मेरे जो पिताजी थे वो यहाँ के जिलाध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम जिलाध्यक्ष थे, उनके बहुत ही करीबी दोस्त, उनको मिला था टिकट। और तो मतलब मेरे पिता के वो पिता समान थे, और मेरे पति के साथ उनका जो फाइट हुई तो ये बहुत ही रोचक थी। हम लोग स्वयं उनके पास गए, उनका आशीर्वाद लिया, और आंटी ने आशीर्वाद दिया। और पहले जो चुनाव होते थे भाई साहब, वो इस तरह के चुनाव नहीं होते थे विध्वंसक, और आप सोचे कि एक दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष का भाव लेते हुए बहुत ही शांतपूर्ण वातावरण में बहुत ही अच्छे से समय निकलता था। अब तो रोज खबरें आ रही हैं, अरे उनने ऐसा कर दिया और ये ऐसा है, इस आपको इस तरह से, मतलब सामने वाले को कुछ हम बोल भी नहीं रहे हैं, सामने से बस जा रहे हैं तो उनके लोग बोलते हैं भाई ये तो हमारी गली है, हम देख लेंगे यहाँ कोई आया अगर कांग्रेसी तो।
मतलब ये इस तरह की भावना से जो चुनाव हम देख रहे हैं लड़ा जा रहा है, वो ठीक बात नहीं है। आपने पारिवारिक बात की, तो आपका कहना ये है कि आपके जो पिताजी थे वो उससे बीजेपी में थे, है ना, उनके जिलाध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो आपका इशारा ये है कि राजनीति में रिश्ते नहीं देखे जाते। रिश्ते नहीं, आपके मनों का विचार है। देखिए, आपके अगर 4 भाई बहन हैं आपके घर में, तो आप खुद स्वयं सोच सकते हैं, आपके कुछ विचार होंगे, किसी दूसरे के भाई के या बहन के अलग अलग, और सबको ही प्रजातंत्र है, सबको अपने विचारों को खुलकर बात करने की स्वतंत्रता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सागर तालाब लाखा बंजारा झील के नाम से है, उसकी बात करेंगे, क्योंकि चुनाव जो मुद्दे बनाए जाते हैं उसी को बनाए। इस बार भी बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा कि क्या स्थिति है उसकी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लाखा बंजारा उद्यान हमारे शहर की शान है। जो लाखा बंजारा झील है शहर की शान है। और आप देखिए, आप स्वयं जाके देखिए, आप तो बाहर से आए हैं, कि क्या हाल कर दिया है उसका। चारों तरफ जलकुंभी हुई हैं। अभी हम लोग पितृपक्ष में, जब पितरों का पिंडदान के समय का मौका था, वहां गए तो देखा वो वहां जो लोग पिंडदान कर रहे थे, वो उस जगह पर बैठे थे, वहां इतनी गंदगी थी, इतना प्लास्टिक्स और सारा सामान गंदगी का अंबार वहां पर था, और लोग कैसे बैठे थे, और हजारों की संख्या में थे भाई साहब। लेकिन ये प्रशासन, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जगह साफ रखें। उस जगह को अगर आपने वो निश्चित किया है कि चक्रा घाट का इतना एरिया हम पिंडदान वालों के लिए निश्चित करते हैं, तो सफाई होनी चाहिए। आप उतना तो क्या, चारों तरफ गंदगी से भरा पड़ा है। कहीं कोई जो स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा आया था साफ सफाई के लिए, वो हमें तो लगता ही नहीं है कि वो वहां खर्च किया गया है, और वो पैसा सिर्फ पेपर में दिखता है और कहीं नहीं दिखता। हमारी भोली भाली जनता जो सागर की है, उसको पूर्ण रूप से गुमराह कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम से। ये जो तालाब के लिए बड़ा फंड आया था सफाई के लिए, उसके लिए खाली भी कराया गया था, तो आपको लगता है कि तालाब की सफाई हो गई है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं कई बार इस तरह के इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ, आज पुनः बताती हूँ कि कितनी लाख मैट्रिक टन मिट्टी का इन्होंने वादा किया है कि हमने उठा के तालाब से उठवा दी है और फेंकवा दी है। तो आज तक किसी को ये नहीं मालूम पड़ा कब उठी ये मिट्टी और कहाँ फिकवाई है। वो ढेर तो समझ में आता कहीं किसी को, और कितने डंपर उनको लगे होंगे आप बताइए। 4-5 हजार डंपर से कम मिट्टी नहीं भर के गए होंगे। तो ना तो किसी ने वो देखा है, और हमें लगता शायद उसी में डाल दी गई है, उसी में भराव कर दिया है, काम हुआ ही नहीं है। ये जनता को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं, और बोलते हैं हमने अंदर ही अंदर पाइपलाइन डाली हुई है। वो कुछ समझ किसी को नहीं आ रहा, सीवेज पाइप उसके अंदर जुड़ी हुई है, और वो पूरा पानी लोगों के घरों में आ रहा है। बहुत सी ऐसी अव्यवस्थाएं पूरे स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्होंने मचा के रखा हुआ है। इसके लिए बहुत अब जागरूक हो गई है जनता सागर। ये जो ब्रिज बनाया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? व्यवस्था को लेके बनाया गया है कि उस पर डाइवर्ट हो जाए, तो ब्रिज के बारे में क्या कहेंगे? इसको अगर बहुत अच्छी व्यवस्थित सोच के साथ बनाया जाता तो और भी बहुत अच्छा लोगों के लिए एक रहता। एक्चुअली उसके 2-3 बाइफर्केशन होने थे, वो पहले से ही लोगों को बता दिया गया था कि हम दो उसकी शाखाएं और निकालेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक तरफ चक्रा घाट से लेके दीनदयाल वहाँ जो हमारा बस स्टैंड है वहां तक ही गया हुआ है। और इस तरफ आके लोग बस अपने पार्किंग का स्थल बना लिया है लोगों ने। जो चक्रा घाट तरफ है, इतना सकरा रोड है, उसको भी पहले उनको चौड़ा रोड करना चाहिए था दोनों तरफ का, तब उसकी कुछ उपयोगिता होती। अब तो लोगों ने क्या कर लिया है, वहां से आते हैं, दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी करते हैं और शाम को चले जाते हैं। मतलब वो पार्किंग स्थल ही बन गया है, मुझे लगता है। 6 बार से बीजेपी यहाँ से जीतती चली आ रही है, आपको लगता है कुछ विकास हुए हैं? देखिए, कोई भी सरकार आती है, कोई भी विधायक बनते हैं तो विकास के काम तो होते हैं, लेकिन मेरा पहले दिन से ये बात है कि जो विकास की परिभाषा है वो एक समुचित होती है कि आप नीचे से ऊपर की ओर विकास करें। सबसे बड़ा जनजीवन लोगों का है, उनको सुधारें। आप बच्चों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य, मैं 2 चीजों पर बहुत जोर देती हूँ। बच्चों की जो आप पढ़ाई है उसके लिए आप सबसे बड़े आपको चाहिए कि स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वो बहुत अच्छे
डेवलप हो, किसी भी शहर में हो, गांव गांव में आप स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन आपको उनको समुचित व्यवस्था के अनुसार खोलना चाहिए। जैसे सागर शहर में है, आपने एक भी गर्ल्स जो स्कूल है, MLB स्कूल था, उसको भी बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, उसको CM राइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, हमारे जो निम्न वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार है, उनकी महिलाओं, हम उनके पुरुषों का सोच ये होता, हमारे बच्चे हैं, अगर बेटी है मेरी, सुरक्षित स्कूल जाए, वो वापस आ जाए। उनकी छोटी सी ये सोच होती है। उनको नहीं लगता कि वो कोएड में पढ़ाएं या आगे कहीं उस किसी तरह का हमें उन्हें चिंता का कोई विषय बने। तो उन्होंने MLB स्कूल को भी इसी तरह से CM राइज में कन्वर्ट कर दिया। और किसी को कानो कान सबको ये भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, नहीं MLB तो यथावत है, वो तो वैसे ही रहेगी, CM राइज स्कूल अपना काम। लेकिन जहाँ स्कूल थी, मैं स्वयं उसकी छात्रा रही हूँ MLB स्कूल की, मैं समझती हूँ कि हम मतलब क्या भाव होते हैं वहाँ स्कूल। एक महारानी लक्ष्मीबाई का जो नाम है, हम लोग खुद अपने आप को महारानी लक्ष्मीबाई समझते थे। तो एक अलग ही वातावरण निर्मित होता है अगर गर्ल्स स्कूल होती है। तो इसी तरह डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बाद एक राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना का भी बहुत हम लोगों ने धरने दिए, बहुत प्रयत्न किया कि एक राजकीय हमारे लिए विश्वविद्यालय होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्थानीय बच्चे हैं वो बहुत पीड़ित होते हैं, उन्हें अब एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर की ओर भागते हैं। तो ये बहुत बड़ी जरूरत है। मैं इस विषय पर अगर विधायक बनती हूँ तो पुरजोर प्रयत्न करूंगी कि राजकीय विश्वविद्यालय बने। और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, जिसकी भूमि पर आज हम यहाँ हैं, वो विश्व के दानवीर हैं, जिन्होंने पूरी जमा पूंजी अपनी दान दी थी विश्वविद्यालय के लिए। और वो विश्वविद्यालय जो पहले कितने गिनतियों में होता था ऊपर, और आज बिल्कुल नीचे की पायदान पे गिर गया है, हम उन्हें भारत रत्न दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कारण है कि जो विश्वविद्यालय है उसका ग्राफ नीचे आया है? कारण यही है कि आपने स्थानीयता को अब महत्व देना कम कर दिया है। जो हमारे स्थानीय, जो हमारे प्रोफेसर थे और बच्चे थे, वहां जाते थे और पढ़ाई करते थे, तो इसका एक अलग ही आपस में बहुत अच्छा असर पड़ता था। बाहर से भी आते हैं, डॉक्टर वेस्ट होते थे उस समय, उन्होंने भी उस समय पढ़ाया, हमारे समय थे वो। तो एक अलग ही एक इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज होता है बच्चों को मिलता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब चल तो रहा है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, बहुत अच्छा काम चल रहा, लेकिन जो सिलेक्टेड प्रोफेसर और वो आने चाहिए जिनके अंदर एक उत्सुकता रहती कि हमारा बच्चा है, अगर ये बच्चे हैं तो हमें कैसे ऊपर बढ़ाना है, उनको कैसे ले जाना है, तो ये भावना शायद मुझे लगता है अब कम हो गई है। हमारे समय तो इतने अच्छे प्रोफेसर की कमी भी लग रही है और बच्चों में भी थोड़ा सा रुझान कम हो रहा है। रोजगार के बारे में क्या बताएंगे आप? रोजगार, कितना रोजगार यहाँ भी लोगों को मिल रहा है, युवाओं को? रोजगार के लिए बच्चे पलायन कर रहे हैं। बच्चे एक्चुअली देखिए, पढ़ाई भी यहाँ पर बहुत सीमित हो गई है। एक्चुअली जो सबसे पहले मैंने बताया, शिक्षा का कोई साधन बहुत अच्छा नहीं दिया है कि बच्चे कुछ अपना अदर एक्टिविटीज कर सके। उसके बाद जब बेरोजगार होते हैं तो फालतू की बातों में यहाँ वहां घूमते हैं लोग, उनको कुछ समझ ही नहीं आता हम क्या करें। एक विशेष तरह से मार्गदर्शन होना चाहिए बच्चे को, जो हम पर्सनल जो माता पिता अपने बच्चे को 7th 8th में आते से एक टारगेट दे देते हैं कि बेटा आपको ये करना है, वो उचित मार्गदर्शन यहाँ नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई है ही नहीं ऐसी चीज कि वो कुछ रोजगार के लिए यहाँ, क्योंकि देखिए सागर छोटा शहर है, तो उसमें ना आप छोटे छोटे गृह उद्योग लगा सकते हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए आप युवाओं के लिए जो शक्ति होती है युवाओं के अंदर, वो इतनी अच्छे अगर आप उनको मार्गदर्शन दें तो उनको कहां से कहां पहुंचा देगी। लेकिन उनको वो चीज उन्हें नहीं दी जा रही है, वो भटक रहे हैं। तो और दूसरी चीजों में भटकाव उनका ज्यादा हो रहा है। किन मुद्दों को लेके अभी आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो पूरे सागर शहर में है। मैं तो आपसे सॉरी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप गली गली जाइए और कैमरा दिखाइए। आप रैंडमली आप कहीं भी चले जाइए, गलियों में देखिए, आप महिलाओं के लिए सुरक्षा
कि मतलब बिल्कुल आप सोचिए कि लोग डर रहे हैं कि 7-8 बजे तक हमारी बच्ची वापस नहीं आती है, तो हम कोई जाए, उनका भाई जाए साथ में या पिता जाए साथ में। अब इस तरह की भावना आएंगी। लड़कियां भी बाहर गायब हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ सुनने में आई है। मैं 1 हफ्ते से प्रचार कर रही हूँ और जहां भी जाती हूँ लोग कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी महिलाओं के लिए असुरक्षा की भावना सागर में हो रही है, कि महिलाएं बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दूसरी तो आप बेसिक चीजें हैं ही, आप देखिए ना, जो स्मार्ट सिटी के लिए उन्होंने कोई एजेंसी ली थी, तो जब ये बात आती है कि भाई स्मार्ट सिटी का काम नहीं हुआ, कहते अरे वो गलत एजेंसी को दे दिया था काम। भाई आपका दायित्व है, अगर आपके लिए कोई चुन रहा है तो आपका दायित्व है कि इतनी बड़ी स्मार्ट सिटी का आप लेके बैठे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ठोस और बहुत अनुभवी एजेंसी के लिए काम देना चाहिए। लेकिन अगर आपको मालूम भी पड़ गया था कि एजेंसी ठीक नहीं है, तो आपने सागर की जनता के भविष्य के लिए खिड़वाड़ क्यों किया? आप तुरंत उस एजेंसी को हटा के दूसरी नई एजेंसी डालना चाहिए। ऐसी टाटा की एजेंसी देखिए, सारे साल भाई साहब काम चलता रहता है, खुदती है सड़कें, फिर बनती है, पता चलता है टाटा की लाइन जा रही है, अब पता चला दूसरी लाइन कोई चल रही है, फिर खोद दिया जाता है, गड्ढे हो जाते हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है ऊपर से लीपा पोती करके। आप देखिए स्ट्रीट लाइट कितनी चल रही है, कितनी नहीं चल रही हैं। खंबे बस लगा दिए हैं, लाइटें हैं, 1-2 जलती हैं, रात भर अंधेरा रहता है सारे शहर में। और हमारे खड़गे जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, वो यहाँ आके बोल के गए हैं इस बात को कि जो हम 100 करोड़ का एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, और वो पूरी तरह से, जिस तरह से हमारा पहला नारा है स्वास्थ्य का और शिक्षा का, वो हम इस बात को सबसे पहले यहाँ सागर में पूरा करने वाले हैं। स्वास्थ्य संत रविदास जी के लिए के नाम से जो हमारा हॉस्पिटल खुलने वाला है, वो लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी सुविधा का केंद्र बनेगा। हमारे साथ सुनील जैन साहब भी आ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी इंटरव्यू में आए हमारे साथ। आप कांग्रेस से हैं, काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ कि आपने टिकट नहीं लिया है, निधि जी को टिकट दिलाया है? क्या बात है, आपने इतनी देर में सोचा कि किस तरह के क्वेश्चन बाकी रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद लकी भैया। ये बात सही है कि पूरे अभी हमें 30 वर्ष हो गए हैं। 30 साल पहले हम विधायक बन गए थे देवरी से। उसके बाद अब हो जाता है कभी राजनीति में ब्रेकडाउन हो गया, नहीं मिला टिकट, लेकिन संगठन से लगातार मैं जुड़ा रहा और कांग्रेस पार्टी का कार्य बराबर करता रहा। बात आपने जो पूछी है कि मुझे टिकट ना मिलकर निधि जैन जी को टिकट मिला है, तो मुझे लग रहा है कि जो सोनिया गांधी जी की सोच रही, उन्होंने भी कहा था कि हम महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहते हैं। कमलनाथ जी ने कहा हम देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम लोकसभा में प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। तो वो क्या लेके आए? 30% का आरक्षण लेके आए। लेकिन कमलनाथ जी वो शख्स थे, उन्होंने बाकायदा फोन किया और उन्होंने मेरे से यही कहा कि लगे भैया मेरे सर्वे में तो महिला सशक्तिकरण आ रहा है। बड़े आराम से, तो मैं समझ गया उनका इशारा। कहने लगे मैं चाहता हूं कि अगर तुम बात कर लो तो निधि को टिकट देना चाहता हूं। जबकि उन्होंने अभी निधि को महापौर का भी टिकट दिया और बहुत अच्छा चुनाव निधि लड़ी थी 1 साल पहले। सारे लोगों को मालूम है कि वो चुनाव निधि जीती थी, लेकिन पूरी सरकार जिस तरह से लग गई थी, उन्होंने किस तरह लूटपाट करके ये चुनाव जीता था, ये पूरा शहर जानता है। और शहर के अंदर वो सिंपैथी बराबर बनी हुई है, तो वो सर्वे में भी बार बार आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो कह रहे हैं हम तो सागर जिले में ही 50% आरक्षण दे देते हैं। तो 4 महिलाओं को टिकट दिया सागर में, उन्हीं में से उन्होंने निधि के लिए पसंद किया। 4, जैसे कि आपने बोला 4 महिलाओं को टिकट दे दिया, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि अब 50-50 हो गया सागर जिला? बहुत ही गौरव का हम विषय है ये भाई साहब, महिलाओं के लिए टिकट देना। माननीय कमलनाथ जी ने जो हम लोग महिलाओं पर विश्वास किया है, हम चारों महिलाएं उसमें खरे उतरेंगे और विजय श्री प्राप्त करेंगे। आप दोनों जन साथ में चुनाव प्रचार करते हैं? हम लोग थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पति के लिए बहुत सारे और भी काम होते हैं जनसंपर्क के अलावा। तो हम लोग बीच बीच में ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि थोड़े समय आप रहें, थोड़े
और पूरा प्रचार तो खैर मुझे ही करना है, क्योंकि लोगों का एक मन रहता है कि प्रत्याशी को ही सामने आना चाहिए जनता के सामने, और मेरे पति दूसरा काम करते रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद आप ही काम देखेंगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ये चला आ रहा है कि जो महिला प्रत्याशी रहते हैं जिनको बना दिया जाता है, बाद में वो काम नहीं देते हैं, उनके पति ही काम देखते हैं। इस बारे में आप क्या कहोगे? भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मैं आचरण अखबार की मैनेजिंग एडिटर भी हूँ, तो सॉरी भाई साहब, तो वो काम मैं अपने ऑफिस में खुद जाके देखती हूँ। और एक्चुअली जब मैं वहां बैठने लगी तब मेरे मन में एक आशंका, जो आपके मन में आशंका थी ना कि ऐसा ना हो कि मेरे पति देखे, ऐसे मेरे स्वयं के मन में एक आशंका ये आई कि प्रबंध संपादक तो हूं मैं, लेकिन लोगों के मन में ये ना हो कि ये इतनी पढ़ी लिखी हैं कि नहीं है। मैंने एमएससी ज़ूलॉजी से किया, तो उसके बाद मैंने बीजे किया 2010 में, और फिर एमजे किया। तो सैद्धांतिक रूप से भी मुझे उतना ही नॉलेज है जितना प्रैक्टिकल है। तो मैं इस तरह की महिला नहीं हूं कि अगर मुझे किसी पद पे अगर है तो मैं ही स्वयं अपना पूरा देखूंगी। तो जिस तरह मेरे पति ने मेरे आचरण अखबार का प्रबंध संपादक मुझे बनाया, तो मैं उसी तरह अपने रूटीन में पूरा कार्य अखबार का देखती हूँ। उसी तरह अगर मैं विधायक के रूप में यहाँ आई तो बिल्कुल जनता के समक्ष मैं ही जाऊंगी और पूरा काम मैं करूंगी। और मैं एक्चुअली मेरे पति को जो एक्सपीरियंस है वही मुझे ताकत देते हैं। आपके राजनीतिक गुरु किसको माने? ऐसा राजनीतिक गुरु क्या, मैं तो वैसे कहूँ कि मैं तो एक सामान्य महिला हूँ। मैं अपने आप को नहीं, आपने जो राजनीति में आए थे, नहीं तो फिर भी राजनीति कहाँ से आपके मन में आया कि आप भी राजनीति में आए? मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है, तो मैं अपने मतलब सब राजनीतिक लेख हैं या किसी के भी, सबके पढ़ते रहती हूँ। आदरणीय सुरेश आचार्य जी, जो यहाँ पर हिंदी विभाग के, पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर रह चुके हैं डॉक्टर सर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में, उनसे काफी प्रभावित रही। और वो व्यंग्य लेखक भी हैं, तो उनके जो व्यंगों में पटुता उनकी थी ना, वो इतनी रोचक होती थी, तो उससे भी हम लोग बहुत प्रभावित होते थे। और श्री विद्याचरण शुक्ल जी, जो हमारे पति के राजनीतिक गुरु थे, उनसे भी प्रभावित हुई। मैं अपना स्वयं का कुछ अभी ऐसा नहीं बता पाऊंगी कि कोई एक विशेष कोई राजनीतिक गुरु है। ये निधि जैन जी थी, आपने सुना होगा, बड़ी सरल हैं और स्वभाव नेचर भी देखा होगा बड़ा अच्छा है। और जैन साहब भी हमारे साथ, उनका भी नेचर आपने देखा होगा। अब आगे देखते हैं, ये राजनीति है ये, कि कितना इनको जनता का सहयोग मिलता है। बस राजधानी तक में यहाँ हम ये सफ़र रोकते हैं, अगले सफ़र में फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे।